नमस्कार साथियों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित जांगड़ मनोविज्ञान विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कल हमने मनोविज्ञान के विकास क्रम का एक छोटा सा वीडियो देखा था, जिसमें हमने बताया कि मनोविज्ञान यूनान देश से, या जिसको आप ग्रीक बोलते हो, या पहले उसको रोमन देश बोला जाता था, उसमें वहाँ के दार्शनिक सुकरात, उन्हीं के शिष्य प्लेटो, उन्हीं के शिष्य अरस्तु, इनसे शुरुआत करके आत्मा के रूप में, उसके बाद मन के रूप में, उसके बाद चेतना के रूप में, और उसके बाद व्यवहार के रूप में परिवर्तित हुआ। आत्मा का अध्ययन करने वाला अरस्तु ने बतलाया, मन का अध्ययन करने वाला इटली के पोम्पोनोजी ने बताया, चेतना का अध्ययन करने में विलियम जेम्स और विलियम वुड ने समर्थन दिया, और व्यवहार का अध्ययन वाटसन ने बताया। ये कल हम पढ़ चुके थे। आज इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे कि जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया। आत्मा के विज्ञान की कुछ कमियां रही थी, क्योंकि आत्मा का विज्ञान जो है वो ये सिद्ध नहीं करता कि विज्ञान प्रकृति की मूर्त होनी चाहिए, प्रत्यक्ष होनी चाहिए, उसको सिद्ध करना संभव नहीं है, इसलिए आत्मा का विज्ञान नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसी तरह से मन का नेग्लेक्ट कर दिया गया। और चेतना के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्राइड ने बताया कि मन जो है वो चेतन के अलावा मुख्य तौर पर अचेतन का और अर्धचेतन का अध्ययन करता है। इसलिए सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के द्वारा इसकी आलोचना कर दी गई। दूसरी आलोचना जो की गई थी वो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब के अंदर विलियम मैकडूगल के द्वारा की गई। विलियम मैकडूगल ने किताब लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें चेतना शब्द की निंदा की गई है। अब चेतना शब्द की निंदा करने के बाद अगला जो संप्रत्य आया वो व्यवहार के रूप में आया, और व्यवहार का मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा व्यवहार कहलाता है। तो वाटसन का ये मानना था कि मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वो वास्तव में चेतना, मन, आत्मा करना होकर के व्यवहार का अध्ययन माना जाएगा। अब व्यवहार कभी भी एकांगी नहीं होता। एकांगी का मतलब ये हुआ कि व्यवहार कभी भी अकेला नहीं होगा। व्यवहार के लिए आत्मा के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, भाव अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है किसी के प्रति, मन के अंदर उत्पन्न होते हैं विचार, और चेतना के अंदर होता है किसी भी चीज का प्रत्यक्ष या किसी भी चीज की जागृति या जागृत अवस्था। तो व्यवहार जो है वो कभी भी एकांगी ना होकर के आत्मा का, मन का और चेतना का योग होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप अपने घर से बाहर निकले और बाहर निकलते आपको कोई भी खरगोश दिखाई दिया। खरगोश को देख करके आपकी आत्मा के अंदर भाव आया कि कितना अच्छा है। उस खरगोश की सुंदरता को देखकर आपके आत्मा के अंदर जो भाव थे वो उत्पन्न हुए कि खरगोश कितना सुंदर है। उस भावों के अनुसार, जैसे आपके मन में भाव थे, उन भावों के अनुसार आपके मन में ये विचार आया कि ये खरगोश इतना सुंदर है तो क्यों ना इसकी फोटो खींच ली जाए, क्यों ना इसको छू लिया जाए। आपने भावों के अकॉर्डिंग विचार आए, और विचार को आगे क्रियान्वित करने के लिए आपने या तो मोबाइल निकाल करके फोटो खींचनी चाहिए, या फिर आपने उसको पकड़ना चाहा। तो जैसे आपके भाव थे, जैसे आपके विचार थे, वैसे के वैसे आपने उस क्रिया को करने के लिए संचालन किया, उस क्रिया को संचालित करना शुरू कर दिया। और यदि आप भावों के अनुसार विचारों को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हो तो वो जो फोटो लेना का कार्य है, वो जो पकड़ने का कार्य है, वो आपका व्यवहार कहलाया। यदि आपके मन में भाव ही नहीं होते, विचार ही नहीं आते, क्रिया नहीं करते, तो कोई व्यवहार नहीं होता। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आप घर से बाहर निकले, किसी नाली में से कोई एक गंदा सूअर निकल करके आ रहा है। उस सूअर को देख करके आपकी आत्मा में भाव आया कि छी कितना गंदा है। उस भाव के अनुसार आपने विचार किया कि अब वापस गेट बंद कर लिया जाए क्योंकि बदबू आ रही है, और जैसे भाव थे वैसा विचार करके आपने गेट वापस बंद कर दिया। और जब गेट बंद कर रहे हो तो वो गेट बंद करना भी आपका एक व्यवहार कहलाया। मतलब ये हुआ कि व्यवहार भावों का, विचारों का और उस हिसाब से किसी कार्य को करने का योग माना जाता है। तो व्यवहार कभी भी एकांगी नहीं होता।
व्यवहार तो किसका योग है? आत्मा। आत्मा का मतलब इसमें क्या आएंगे? भाव आएंगे। मन, मन में क्या आएंगे? विचार। और फिर आप क्या करोगे? चेतना के द्वारा कार्य करोगे। इन सभी का क्या माना जाता है? योग माना जाता है। इसलिए जेबी वाटसन ने कहा था कि व्यवहार जो है वो आत्मा का, मन का और चेतना का योग है। इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अब आगे देखने वाली बात यह है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान अध्ययन करता है और ऑप्शन आपको दे दे कि आत्मा का, मन का, चेतना का, व्यवहार का, तो ये एक सरल स्तर की बात होगी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, लेकिन अगर पिछले रीट के एग्जाम को देखा जाए तो प्रश्नों का स्तर जो है जो सीटेट के लेवल का होता है उसी लेवल के प्रश्न अपने को पूछे जाते हैं। हालांकि 5-7 क्वेश्चन सरल स्तर के आते हैं, उनमें ऐसा प्रश्न आ सकता है, पर हमें नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रश्न को कोई गलत करेगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको चाहिए कि आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार में से आप व्यवहार का ऑप्शन सही करोगे। लेकिन अगर ये पूछ ले कि व्यवहार जो है वो अपने आप में सही है या उसके साथ वैज्ञानिक संबंध या वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना सही माना जाएगा। यदि ये पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है, ऑप्शन पहला दे दिया व्यवहार का अध्ययन, दूसरा दे दिया व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन और तीसरा दे दिया आत्मा का अध्ययन और चौथा ऑप्शन दे दिया मन का अध्ययन। इस कंडीशन में अपने को आत्मा, मन और व्यवहार को नेग्लेक्ट करते हुए, व्यवहार तब तक सही था जब तक ऑप्शन के अंदर आत्मा, मन और चेतना और व्यवहार 4 ऑप्शन थे। लेकिन अब अपने को ये दे रखा है कि व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि जैसे मन के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं वैसे ही उसी भावों के अनुसार ही विचार आते हैं, और जैसे विचार आएंगे वैसे ही हम किसी न किसी जागृति में कोई ना कोई क्रिया करेंगे, और जैसी क्रिया करेंगे वैसा का वैसा ही हमारा क्या माना जाएगा? व्यवहार माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवहार तो साइंटिफिक होता है, और साइंटिफिक का यहाँ पर नाम क्या दे दिया? वैज्ञानिक। तो किस प्रकार का उत्तर सही माना जाएगा? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। इस वैज्ञानिक अध्ययन को एक और नाम भी दे दिया जाता है, मानसिक संक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी कि मन में उत्पन्न होने वाले विचार किस वजह से हुए, ये व्यवहार का, मानसिक संक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट, अभी अपन आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार के बारे में पढ़ चुके हैं, और नया कॉन्सेप्ट ये निकल करके आया कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार की मानसिक संक्रियाओं का अध्ययन माना जाता है। कहने वाले व्यक्ति कौन थे? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन जो हैं, उनके गुरु का नाम एंजिल है। यानी कि जेबी वाटसन एंजिल के शिष्य थे, और ये जो एंजिल हैं ये प्रकार्यवाद के औपचारिक संस्थापक माने जाते हैं। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक जो थे वो विलियम जेम्स थे। लेकिन अगर औपचारिक शुरुआत किसने की तो उनका नाम क्या आएगा? एंजिल आएगा। हमने पढ़ा था इससे पहले कि चेतना का विज्ञान कहने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ही 1890 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। इस पुस्तक को मनोविज्ञान की आधारशिला माना जाता है। मनोविज्ञान की सबसे अहम पुस्तक के रूप में इस किताब को माना जाता है। एक बात और याद रखना, इसी सन के साथ एकदम मैच होता हुआ सन है 1590, और 1590 में हमने देखा था रुडोल्फ गोइकिल ने एक किताब लिखी थी। रुडोल्फ गोइकले या गोइकिल, उन्होंने किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था यहाँ पर साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी किताब 1590 में लिखेगी, और इसी से जुड़ता हुआ सन इसके 300 साल बाद 1890 है, और 1890 के अंदर विलियम जेम्स के द्वारा किताब लिखी गई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी।
इस किताब के 5 साल के बाद जब ये किताब समस्त विश्व में या उसके पढ़ने वालों ने इस किताब को पढ़ लिया तो इसकी प्रसिद्धि इतनी होगी कि सारे के सारे लोग चेतना शब्द को ये मानने लगे कि चेतना के अंदर ही कार्य होता है और इसी को प्रकार्यवाद बोलने लगे। तो प्रकार्यवादी कौन हो गए? विलियम जेम्स। लेकिन प्रकार्यवाद की संस्था औपचारिक रूप से शुरुआत किसने की थी? एंजिल ने। और एंजिल के ही शिष्य कौन थे? वाटसन। लेकिन वाटसन ये मानते थे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो व्यवहारवादी अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा वाटसन का। लेकिन अगर कार्यात्मकवादी, प्रकार्यवादी या प्रयोजनवादी पूछा जाए तो उसका आंसर होगा विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? रुडोल्फ गोइकल। इसी सन के साथ एक सन 1879 आता है और 1879 के अंदर एक घटना घटती है कि जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक व्यक्ति जिनका नाम विलियम वुंट है, उन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? विलियम वुंट। कहां पर की? जर्मनी। और जहां पर इन्होंने स्थापित की उस कॉलेज का वर्तमान जो नाम है वो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। हम बात इसलिए इनकी कर रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं ये उसी समुद्र में जुड़े हुए हैं कि आत्मा का विज्ञान आया, मन का विज्ञान आया, चेतना का विज्ञान आया। चेतना का विज्ञान हमें पता है कि 19वीं सदी में आया था और 19वीं सदी के अंदर जो प्रवर्तक थे इसके वो विलियम जेम्स थे। और 19वीं सदी के इसी समय में 1879 में 19वीं सदी चल रही है तो यहाँ पर एक व्यक्ति विलियम वुंट हुए। विलियम वुंट ने बताया कि मनोविज्ञान में प्रयोग संभव है और ऐसा उन्होंने एक प्रयोगशाला में प्रयोग करके सिद्ध कर दिया। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक वो किनको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई? 1879 में। किसके द्वारा की गई? विलियम वुंट के द्वारा। किस देश में की गई? जर्मनी में। किस शहर में की गई? लिप्जिंग शहर में। और उसका वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। यहाँ पर यह चीज ध्यान रखना जरूरी है कि 1879 से पहले मनोविज्ञान के लिए चेतना शब्द का इस्तेमाल कर लिया था विलियम जेम्स ने। चेतना का अर्थ होता है जागृत अवस्था, यानी कि जब हम होश में रह करके किसी चीज की बात कर रहे हैं इसका मतलब होता है हम चेतना शब्द की बात कर रहे हैं। और चेतना शब्द के बाद मनोविज्ञान के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया वो था व्यवहार का विज्ञान और उसको प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति थे जेबी वाटसन। और वर्तमान समय में मनोविज्ञान की अगर और अच्छी परिभाषा दी जाए तो वो हो जाएगा कि मनोविज्ञान वर्तमान में मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान माना जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं के अकॉर्डिंग जो हमारा व्यवहार होगा उसका अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। अब हमने मनोविज्ञान के बारे में ये पढ़ लिया कि मनोविज्ञान का विकास क्रम किस रूप में आत्मा से लेकर के मानसिक संक्रियाओं के अध्ययन तक आया। अब मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान जो है वो सबसे पहले हमने देखा कि व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार किसका होगा? व्यवहार होगा किसी न किसी प्राणी का। ध्यान रखना, यहां पर अगर ये पूछ लिया जाए कि व्यवहार है या मनोविज्ञान है सजीवों का या प्राणियों का या शिशु का, तो ध्यान रखना सजीव के अंदर पेड़ पौधे भी शामिल हो जाते हैं, जबकि मनोविज्ञान पेड़ पौधों का अध्ययन नहीं करता है। तो मनोविज्ञान को प्राणियों का अध्ययन माना जाएगा। प्राणियों का अध्ययन यानी कि प्राणी पशु भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है और उन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। उन दोनों का ही कोई ना कोई व्यवहार होता है। आपको पता है कि पशु मनोविज्ञान के लिए एक अलग से शाखा बनी हुई है, पशु मनोविज्ञान, वो पशुओं के बारे में अध्ययन करती है। यहाँ पर व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। मनोविज्ञान की प्रकृति जो है प्राणियों का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान के अंदर जो एक नाम नया जुड़ा हुआ है जो बार बार एग्जाम में आता है वो है विधायक मनोविज्ञान। विधायक मनोविज्ञान का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप में मौलिकता लिए हो, नवीनता लिए हो, वो अपने आप में क्या कहलाती है? विधायक कहलाती है। या इसको
नूतनता, नवीनता या मौलिकता के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसी का एक और नाम, पर्याय नाम आता है सकारात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, प्राणियों का अध्ययन करता है, विधायक मनोविज्ञान है या सकारात्मक मनोविज्ञान है, या इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव साइंस। इसके अलावा यहाँ पर दो नाम आते हैं, एक नाम आता है नियामक। नियामक का मतलब होता है कि नियमों के अकॉर्डिंग चलने वाला। अब आप खुद सोचें कि यदि आप किसी कक्षा के बालकों का अध्ययन कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि बालक बदमाशी ना करें, शरारत ना करें, या किसी एग्जाम हॉल में आप पेपर चल रहा है वहां ये चाह रहे हैं कि मैं ये देखूं कि बच्चे कौन नकल कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे, और आप ये चाहते हैं कि बच्चे नकल करें ही ना, इसका मतलब आप अपने नियमों पर चल रहे हो, जबकि आप तो खाली उसके व्यवहार का अध्ययन करने वाले हो। इसलिए ध्यान रखना कि मनोविज्ञान के जो प्रकृति है उस प्रकृति के अंदर नियम नहीं चलते। आप पहले से अपने नियम थोपना चाहते हो, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मनोविज्ञान नियामक विज्ञान नहीं है। अब यहाँ पर एक शब्द बार बार एग्जाम में आता है, वो शब्द है अनुप्रयुक्त, जिसका इंग्लिश में नाम आता है अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब हुआ कि आप किसी चीज को किसी के ऊपर प्रयोग कर रहे हो, और मनोविज्ञान को बालकों के व्यवहार के लिए, पशुओं के व्यवहार के पता करने के लिए उसके प्रयोग की जाती है। बच्चे की प्रकृति चेंज कैसे हुई, बच्चा चिड़चिड़ा कैसे हो गया, बच्चा पढ़ाई में कमजोर कैसे हो गया, बच्चा परिवार से जुड़ाव पहले जो था अब क्यों नहीं कर रहा, इसी के बारे में अध्ययन करने के लिए, इसी का पता करने के लिए आप उसके ऊपर कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई प्रश्नोत्तरी, कोई ना कोई व्यवहार आरोपित करते हो, प्रयुक्त करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान मानी जा सकती है। मनोविज्ञान कैसी शाखा है? अनुप्रयुक्त। और हम अनुप्रयुक्त करेंगे, इसका मतलब हम मनोविज्ञान के अंदर क्या करेंगे? प्रयोग। इसलिए मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होगी? प्रयोगात्मक। ध्यान रखना, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसके व्यवहार का? प्राणियों के व्यवहार का। अगर किसी चीज को अंदर, किसी चीज के अंदर अगर नवीनता हो, मौलिकता हो, नूतनता हो, सकारात्मकता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? विधायक मनोविज्ञान। आप किसी चीज को दूसरों के ऊपर काम में ले रहे हो तो वो कौन सी मनोविज्ञान कहलाती है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। और अगर आप प्रयोग करोगे तो कौन सी कहलाएगी? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होगी? एक तो प्राणियों का अध्ययन करने वाली, विधायक होगी। विधायक का दूसरा नाम सकारात्मक भी यूज लिया जाता है, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव साइंस। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सबसे मेन यही है कि मनोविज्ञान कैसा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? अनुप्रयुक्त है, और साथ में क्या है? प्रयोगात्मक। अगर ये प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? मनोविज्ञान कैसा नहीं हो सकता? नियामक नहीं हो सकता। जब हम मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करेंगे तो इसकी एक मुख्य शाखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो नियमों के अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि इसमें मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए कहलाती मूल्यात्मक। नियामक का संबंध मूल्यात्मक से है, जबकि जो शब्द हमने पढ़ा अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त का मतलब आप उस चीज को प्रयोग में ले रहे हो। तो यहाँ पर मूल्यों की बात अगर करोगे तो वो नियमों की बात करोगे तो वो नियामक आ जाएगा। मनोविज्ञान की प्रकृति कौन सी नहीं होती? नियामक नहीं होती। मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ने के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं, कि मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से, मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाए कि निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान के संदर्भ में प्रकृति को इंगित नहीं करता है, या प्रकृति के बारे में कौन सी बात सुमेलित नहीं होती है, उनमें से एक दीजिए। मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त, मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त है, मनोविज्ञान प्रयोगात्मक होता है, मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है, मनोविज्ञान एक यहाँ पर नाम आ जाएगा नियामक है। तो आपको मनोविज्ञान के संदर्भ में क्या नाम याद रखना है? नियामक, क्योंकि मनोविज्ञान में नियम नहीं चलते हैं। आप पहले, हाँ नियम है, ये मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हो कि नियमों की अवहेलना की जा रही है, नियम है मनोविज्ञान में, लेकिन आप पहले से किसी नियम के अकॉर्डिंग किसी के व्यवहार को देखना चाह रहे हो, तो ऐसा मनोविज्ञान में संभव नहीं हो पाएगा। अब बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की शाखाओं की। मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं, और उनमें से जो ज्यादातर नाम देखे गए कि निम्न में से कौन कौन सी मनोविज्ञान की शाखाएं नहीं है, तो एक कई बार ऑप्शन में नाम मिला है आर्थिक मनोविज्ञान, और एक नाम मिला है राजनीतिक मनोविज्ञान। इनको तो जब शाखाएं पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि राजनीतिक मनोविज्ञान और आर्थिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की बाकी जो ऑप्शन होते हैं उनके अंदर ये दोनों ही शाखाएं नेग्लेक्ट करने वाली होती हैं। इनके अंदर मनोविज्ञान विषय को ज्यादातर नहीं समझा जाता।
मनोविज्ञान की शाखाओं में सबसे पहली जो शाखा है वो है हमारी सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी। सामान्य मनोविज्ञान का अर्थ ये हुआ कि यदि हम किसी सामान्य बालक का सामान्य परिस्थितियों में और सामान्य विधियों के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं। सामान्य बालक का मतलब ना तो वो बालक मंद बुद्धि है, ना वो बालक प्रतिभाशाली है, ना वो बालक समस्यात्मक बालक है। तो ऐसा बालक जो ज्यादा कमजोर ना हो, ज्यादा होशियार ना हो, ज्यादा समस्या पैदा करने वाला ना हो, तो ऐसा बालक सामान्य बालक होता है। तो सामान्य बालकों के लिए सामान्य परिस्थितियों में सामान्य विधियों के द्वारा जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वो शाखा कौन सी कहलाती है? सामान्य मनोविज्ञान कहलाती है। और ध्यान रखना कि जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर सामान्य मनोविज्ञान नहीं शामिल होती, उसकी विषय वस्तु सामान्य मनोविज्ञान नहीं होती है। तो नॉर्मल सी बात है, पहली शाखा सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान का मतलब ये हो गया कि सामान्य परिस्थितियों में सामान्य बालकों का सामान्य विधियों द्वारा अध्ययन करना किस शाखा में होता है? तो उत्तर हो जाएगा सामान्य मनोविज्ञान में। इसमें यह प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा सामान्य मनोविज्ञान से भिन्न है या कौन सा इससे सुमेलित नहीं होता? तो एक इसमें दे दिया औसत, एक दे दिया मंद बुद्धि, एक दे दिया प्रतिभाशाली और एक दे दिया समस्याग्रस्त। और प्रश्न यह आ जाएगा कि इनमें से कौन सा सामान्य मनोविज्ञान का हिस्सा है? तो उत्तर क्या आ जाएगा? औसत बालक। अब दूसरी जो शाखा है वो है असामान्य मनोविज्ञान, अब नॉर्मल साइकोलॉजी। अभी हमने देखा कि औसत बालक इन सभी बालकों से अलग है, क्योंकि ना तो ये कमजोर है, ना ये होशियार है, ना ये समस्या पैदा करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बालक के अंदर ना ही तो किसी चीज की कमी है और ना ही कोई चीज अधिक है। जब किसी चीज की कमी ना हो, अधिकता ना हो, तो ऐसे बालक को औसत बालक या इसी का दूसरा नाम है सामान्य बालक कहा जाता है। और जब बात सामान्य से अलग हो तो वो अपने आप में असामान्य बन गई। इसका मतलब कि असामान्य मनोविज्ञान वो होती है जो सामान्य के अलावा अध्ययन करती हो, यानी कि सामान्य के अलावा, सामान्य बालकों के अलावा जिन बालकों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को बोलेंगे अब नॉर्मल साइकोलॉजी या असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान के संदर्भ में यह प्रश्न बन सकता है कि असामान्य मनोविज्ञान में किस प्रकार के बालक का अध्ययन नहीं किया जाएगा। अब ध्यान रखना, समस्याग्रस्त बालक अपने आप में असामान्य है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में समस्या पैदा करेगा, और समस्या पैदा करेगा तो उस कार्य में जो कार्य चल रहा है उसमें व्यवधान आएगा, और व्यवधान आएगा तो उस बालक को समझाने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको कोई ना कोई तरीका काम में लेना पड़ेगा। अब ये जो समस्यात्मक बालक है, इसको पढ़ाने के लिए, इसको समझाने के लिए, इसके व्यवहार को सही करने के लिए बाकी अन्य बालकों के अलावा आप इसके ऊपर कोई अन्य विधि काम में लोगे, और अन्य विधि काम में लोगे तो वो सामान्य तो नहीं होगी, वो क्या होगी? असामान्य। तो समस्याग्रस्त कैसा? असामान्य बालक हो गया। यदि एक कक्षा के अंदर एक बालक ऐसा है, यदि आपने क्लास के अंदर किसी बालक को ये कहा कि आप 10 तक के पहाड़े याद करो, 10 तक की टेबल याद करो, और उस कक्षा के 30 बालकों में से 28 बालक 5-6 बार पढ़ने के बाद 10 तक के पहाड़े याद कर रहे हैं, लेकिन 2 बालक ऐसे हैं जो 2 से 3 बार पढ़ने के बाद पहाड़े याद कर चुके हैं। हम प्रतिभाशाली बालक की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि ये बालक बाकी बालकों से याद करने में, किसी चीज को हल करने में बाकी जो बालक सामान्य है उनसे तेजी से कार्य करेंगे। और जब प्रतिभाशाली बालक इस बात को, इस कार्य को, इस टेबल को 2 से 3 बार में याद कर लेते हैं, अब वो बालक उस समय जब वो बच्चे 5-6 बार याद करेंगे और 2-3 बार याद कर चुके हैं, तो इस गैप में वो बालक यदि फ्री रहेगा, यदि उसको कोई काम नहीं होगा, या तो वो शरारत करेगा या किसी दूसरे को परेशान करेगा। तो ऐसे बालक जो प्रतिभाशाली थे, जो अन्य बालकों से पहले याद कर चुके हैं, उन बालकों को इस अंतराल में कोई अन्य कार्य देना पड़ेगा, और अन्य कार्य देना पड़ेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बालक प्रतिभाशाली है जो इस कार्य को जल्दी करने के बाद फ्री हो जाएगा, शरारत करेगा या अपने समय का दुरुपयोग करेगा। इसका मतलब कि असामान्य बालक प्रतिभाशाली है, असामान्य बालक समस्याग्रस्त भी था। वो बालक जो समस्या पैदा कर रहा था उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो बालक जो प्रतिभाशाली था उसका अलग से ध्यान रखना पड़ेगा।
एक तरीका ये हो सकता है कि आप उन दोनों तीनों बालकों से जो भी प्रतिभाशाली हैं क्लास में, उनका व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हो आप उनको ये कहो कि आप 12 तक की टेबल याद करो, ताकि वो जब 10 की टेबल याद कर चुके होंगे तो वो 2 और टेबल याद करने में अपने समय का सदुपयोग कर सकें। और ऐसा तब हुआ जब आपने किसी अन्य असामान्य बात को उनके सामने पेश किया। तो प्रतिभाशाली बालक के लिए आपने अलग विधि अपनाई। इसी तरह से मंदबुद्धि बालक, इन्हीं 30 बालकों में से कुछ 2 या 3 बालक ऐसे हैं जिनको 5-6 बार की बजाय उनको 10-12 बार पढ़ने पर वो टेबल याद नहीं हो रहे मुश्किल से। अब आप उन बालकों को याद करवाने के लिए पूरी बाकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहोगे, तो आप उन बालकों का ध्यान रखने के लिए आप उनसे कहोगे कि आप 10 तक की टेबल को ना याद करके 5 तक की टेबल याद कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी कक्षा के बालकों को, जो मंद था, प्रतिभाशाली था, समस्याग्रस्त था और औसत थे, इन औसत की बजाय पीछे रहने वाले, औसत की बजाय आगे निकलने वाले और औसत की बजाय समस्या पैदा करने वाले बालकों, यानी कि मंद, प्रतिभाशाली और समस्याग्रस्त बालक अपने आप में सामान्य या औसत बालक से अलग हो गए। तो इन सभी बालकों का जो इसके अलावा है, इन सभी बालकों का अध्ययन करने के लिए कोई ना कोई विधि, जिस प्रकार का बालक है उस प्रकार की विधि काम में लेनी पड़ेगी। और ऐसी विधियां जिस मनोविज्ञान की शाखा में आती है उस शाखा का नाम है असामान्य मनोविज्ञान। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि किसी समस्याग्रस्त, किसी बाल अपराधी बालक की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उसकी कमियों का पता करने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए किस प्रकार की शाखा काम में ली जाती है, तो शाखा कौन सी आएगी? असामान्य मनोविज्ञान। अब असामान्य मनोविज्ञान में कौन सा बालक शामिल नहीं होता, तो उत्तर क्या होगा? औसत या सामान्य बालक। 2 शाखाएं होगी हमारी, एक शाखा आ गई सामान्य मनोविज्ञान और दूसरी शाखा कौन सी आई? असामान्य मनोविज्ञान। तीसरी जो शाखा है वो है समाज मनोविज्ञान। समाज के संदर्भ में जिन विधियों को काम में लिया जाएगा, जिस शाखा में काम में लिया जाएगा, वो शाखा कौन सी आ जाएगी? समाज मनोविज्ञान। चौथी जो शाखा है वो है हमारी औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान का तात्पर्य ये है कि उद्योग धंधों के अंदर कोई ना कोई एक लीडरशिप करने वाला या कोई ना कोई एक मैनेजर होता है जो मैनेजमेंट संभालता है, और उसके अंदर में कोई ना कोई वर्कर काम करते हैं, लेबर काम करते हैं। अब कितने पैसे देकर के, कितने समय काम करवाना है, उनको संतुष्ट कैसे करना है, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको पैसा देना है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट उद्योग धंधों में जो काम आता है। तो उनके लिए कोई ना कोई एक, उनकी दिमाग को पढ़ने के लिए, उनकी मेहनत के अनुसार उनको संतुष्ट करने के लिए जिस मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाएगा उस मनोविज्ञान को औद्योगिक मनोविज्ञान कहते हैं। ये जितने भी उद्योग धंधों के बाहर जितनी भी हड़ताल होती है, जितने भी हुड़दंग होती है, उन सभी का कारण ये है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संतुष्ट नहीं कर पा रहे। या तो वो वर्क के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल पा रहा, या वो पैसा उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं दे पा रहे। तो यदि सामंजस्य है, इसका मतलब औद्योगिक मनोविज्ञान का ज्ञान है उसको। तो उद्योग धंधों के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करने के लिए जिस शाखा का अध्ययन किया जाएगा उस शाखा का नाम है औद्योगिक मनोविज्ञान। अगली जो शाखा हमारी है वो है पशु मनोविज्ञान। पशुओं के व्यवहार के बारे में अध्ययन करने के लिए जिस शाखा का प्रयोग किया जाएगा वो शाखा है कौन सी? पशु मनोविज्ञान। और पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक। अगली जो शाखा है हमारी वो है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बाल विकास इसी से आरंभ हुआ है। 7 नंबर की जो शाखा है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट वीडियो के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान से कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शिक्षण विधियों में या बाल विकास में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा जिसमें व्यवहार को शिक्षा के साथ जोड़कर उसका अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। अगली जो शाखा है वो है निदानात्मक मनोविज्ञान। इसको क्लिनिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। यहाँ पर ये सब ध्यान रखना है। निदान का मतलब होता है किसी कारण का पता करना। मनोविज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर कमी का या कारण का पता करके उसको दूर किया जाता है।
पता करना निदान कहलाता है और उसको दूर करना उपचार कहलाता है। तो कारण का पता करके उसका निवारण करना क्लिनिकल मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान या उपचारात्मक मनोविज्ञान, दोनों शब्द एक साथ भी काम आ जाते हैं, बोला जाता है। अगली जो शाखा है, जो नवीनतम शाखा मानी जाती है, वो है परा मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की नवीनतम शाखा के रूप में भी मानी जाती है। तो ध्यान रखना, मनोविज्ञान की शाखाओं में मुख्य तौर पर कितनी शाखाएं होगी? सामान्य मनोविज्ञान, जिसमें सामान्य बालकों का सामान्य विधियों से अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य के अलावा कोई भी हो उन सब का अध्ययन किया जाता है, असामान्य मनोविज्ञान। ये इंपॉर्टेंट है। समाज मनोविज्ञान, समाज के बारे में। औद्योगिक मनोविज्ञान, उद्योग धंधों के बारे में। पशु मनोविज्ञान, पशुओं का अध्ययन किया जाता है, पशुओं के व्यवहार को कैसे ट्रेंड करना है, उनको किस प्रकार से उसके बारे में, उसको किसी खेल के लिए तैयार करना है, किसी ट्रेनिंग के लिए तैयार करना है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, पशु मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान, बस इतना समझ लीजिए कि जिस दिन से बीज धारण होता है उस दिन से लेकर के मृत्यु तक संपूर्ण अध्ययन जो है वो विकास की प्रक्रिया का कहलाता है। उन सभी अवस्थाओं का, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक का अध्ययन जिस शाखा में किया जाएगा वो विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाती है। अगली जो शाखा है वो है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान का मतलब होगा व्यवहार और शिक्षा का मतलब हो जाएगा किसी को सिखाना, सीखना या सिखाना। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ व्यवहार को जोड़ देना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। एक विस्तृत विषय, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। निदानात्मक मनोविज्ञान, इसके साथ एक नाम और आता है उपचारात्मक मनोविज्ञान। तो किसी के कारण का पता करना निदान कहलाता है और उस चीज को दूर करना उपचार कहलाता है। तो पहले कमी का पता करेंगे और बाद में कमी को दूर करेंगे, तो ये कहलाती है निदान उपचार मनोविज्ञान। परामनोविज्ञान, जहां पर सस्पेंस हो, ऐसे वो घटनाएं जिसके बारे में आप ये नहीं बता सकते कि घटना वाकई में है क्या, तो ऐसी घटनाएं जो अभी तक सस्पेंस हो, संदिग्ध हो, ऐसे कथनों के बारे में, ऐसी बातों के बारे में अध्ययन करना जिस शाखा में किया जाएगा वो शाखा कौन सी कहलाएगी? परामनोविज्ञान। जैसे बोलते हैं कि भूत देखा, भूतनी देखी, या कहीं ऐसे सुनते हैं कि इस किले में जाने पर ये होता है, वो घटना होती है, ऐसी जिस शाखा के अंदर ऐसी विषय वस्तु को पढ़ा जाता है वो शाखा कहलाती है परामनोविज्ञान। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में और विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में। अगली जो शाखा लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बच गई वो है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान हमारे रीट की प्रमुख विषय वस्तु है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।